नमस्कार एंड जय हिंद। मैं शशांक आपके लेकर आया हूं 27 ऑफ मई के करंट अफेयर्स। सो देखते हैं आज के टॉपिक्स क्या क्या होने वाले हैं। सो आई वेलकम यू ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट। सो लेट्स बिगिन। सो हमारा फर्स्ट टॉपिक आ जाता है सेविंग ऑलिव रिडले टर्टल्स। ऑलिव रिडले टर्टल्स को बचाना। अब ये तो न्यूज़ आ गई। अब ये आपकी जो न्यूज़ है ये GS3 से लिंक हो रही है। GS3 कंटेंट की बात करूं सो हमारे लिए ऑलिव रिडले टर्टल्स के बारे में जानना इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज ये न्यूज़ में है। देखते हैं इस टर्टल के बारे में क्या चीज़ दी हुई है न्यूज़ में। सो अगर बात करूं सो ये टर्टल जो है ये सबसे स्मॉलेस्ट स्पीशी है। ये सबसे स्मॉलेस्ट स्पीशी है किसी भी सी टर्टल की इन द वर्ल्ड। मतलब कि पूरे वर्ल्ड में ये सबसे छोटी स्पीशी है ऑफ टर्टल्स। और अगर बात करूं सो ये जो टर्टल्स हैं दीज आर कार्निवोरस, मतलब दे ईट मीट, ठीक है, एंड गेट देयर नेम फ्रॉम देयर ऑलिव कलर्ड कैरेट्स, ठीक है। नाउ दे आर इन ऑलिव कलर्ड एंड दे आर कार्निवोर्स। और अगर बात करूं सो दे हैव अ यूनिक मास नेस्टिंग कॉल्ड एरिबिडा। सो मतलब कि बहुत सारे टर्टल्स आकर एक जगह मास नेस्टिंग करते हैं और एग्स को ले करते हैं, उसको कहते हैं एरिबिडा, ठीक है। वेयर थाउजेंड्स ऑफ फीमेल टर्टल्स कम टुगेदर ऑन द सेम बीच टू ले एग्स। और ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? They are found in the warm waters of the Pacific, Atlantic and Indian Ocean. अगर बात करूं गहिरमथा मेरीन सेंचुरी की जो कि उड़ीसा में है, सो ये जो मेरीन सेंचुरी है इसको एक और नाम से भी जाना जाता है जो कि है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रुकरी। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि ढेर सारी जो फीमेल टर्टल्स होती हैं, जो फीमेल ऑलिव रिडले टर्टल्स होती हैं, वो आके मास नेस्टिंग करती हैं, उसको कहते हैं हम लोग एरिबिडा, ठीक है। और अगर मैं इन टर्टल्स की बात करूं सो इन टर्टल का जो WPA में लिखा है विच इज योर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972, सो इसमें इसको शेड्यूल 1 में रखा गया है, ठीक है। और IUCN की रेड लिस्ट में इसको वल्नरेबल भी कहा गया है। अगर साइट्स की बात करूं सो इसको अपेंडिक्स 1 में प्लेस किया गया है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द डे विच इज सेंसस इन इंडिया। सो सेंसस आपका आता है GS1 में, GS1 और GS2। GS1 एंड 2 दोनों में आ जाता है ये, ठीक है। देखते हैं क्या क्या चीजें हैं। सो सेंसस के बारे में बात हो रही है। अब न्यूज क्या है हम उसमें नहीं जाएंगे कि कहानी क्या है, कौन कौन से इसमें रिलीजन ऐड हुए हैं, कौन से ऐड नहीं हुए हैं। हमारा मेन फोकस रहेगा कि जो सेंसस है वो एग्जाम में क्या क्या हमारे आ सकता है इस टॉपिक से रिलेटेड। सो टॉपिक में ये आ सकता है आपके कि जो ये सेंसस अभी होने वाला है नेक्स्ट वाला, सो दिस विल बी द फर्स्ट डिजिटल सेंसस। इससे पहले क्या होता था? इससे पहले होता था कि द सेंसस यूज्ड टू बी इन अ पेपर फॉर्मेट। आपको याद है कि हर 10 सालों में घर पे कोई आता था हमारे फ्रॉम द गवर्नमेंट एजेंसी और वो हाथ में पेपर लेता था और पूछता था कि आपका नाम क्या है, फलाना ढिमकाना, ठीक है। सो कहने का क्या मतलब हुआ कि इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा, इट विल बी अ प्योर डिजिटलाइज्ड फॉर्मेट, ठीक है। सो इट विल द फर्स्ट डिजिटल सेंसस जो कि अलाउ करेगा रिस्पॉन्ड करने का जो भी क्वेश्चंस पूछा जाएगा, और वहां पे एक फॉर्म भी होगा जो कि फिल करना होगा, ठीक है। अगर बात करूं सेंसस की सो इसको
एक एक्ट में लेकर आया गया था विच इज योर सेंसस एक्ट ऑफ 1948, और ये इंश्योर करता है कॉन्फिडेंशियलिटी, मतलब कि किसी भी डेटा का कॉन्फिडेंस में होना, ठीक है, उसका क्लासिफाइड होना. सो confidentiality of a census for their data from 1881 until 2011 India consistently conducted decadal census, मतलब कि 1881 से 2011 तक हर 10 साल पे सेंसस हुआ करता था. ओके, नाउ अगर मैं इसकी कॉन्फिडेंशियलिटी की बात करूं, सो ये इतना कॉन्फिडेंस में होता है, ये इतना कॉन्फिडेंशियल होता है कि इसका कोई मतलब इज सो प्राइवेट दैट इवन द लीगल सिस्टम, जो लीगल सिस्टम है ये भी इसको एक्सेस नहीं कर सकता. सो आप लोग देखिए कि कितनी पावरफुल बॉडी है, ठीक है, कि इसका जो डेटा है वो लीगल चीजें भी एक्सेस नहीं कर सकती हैं. ठीक है, अगर बात करूं आर्टिकल की, सो एज पर आर्टिकल 246 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें लिखा है कि द सेंसस ऑफ द पॉपुलेशन इज अ यूनियन सब्जेक्ट. हमारे 3 होते हैं सब्जेक्ट्स, फर्स्ट इज योर यूनियन, स्टेट एंड कॉन्करेंट. ठीक है, सो जो इंडियन सेंसस है वो आपका आता है यूनियन सब्जेक्ट में. ठीक है, और इट इज स्टेटेड in the 7th schedule of the constitution. now एग्जाम में ये चीज आ सकता है, वो लोग पूछ देंगे एग्जाम में कि सेंसस के बारे में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है या नहीं. सो यस, अबाउट द सेंसस इट इज गिवन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, अगर बात करूं पहले सेंसस की, सो सबसे पहला सेंसस हुआ था मौर्यन एम्पायर के दौरान. सो इंडियन सेंसस वाज कंडक्टेड फर्स्ट टाइम अंडर द मौर्य डायनास्टी. ठीक है, जब मौर्यंस थे उस समय ये चीज आई थी. नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट है हमारा सेंसस है और एनपीआर है. अब दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? एनपीआर क्या होता है? एनपीआर होता है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर. ठीक है, और सेंसस तो पता ही है आपको क्या होता है. अगर डिफरेंस की बात करूं, सो जो एनपीआर है इसका एक तरह से लीगल ओरिजिन है फ्रॉम सिटीजनशिप रूल्स. आप लोगों ने 2 साल पहले न्यूज़ में देखा होगा कि असम में एनपीआर की बात हो रही थी, मतलब कि बहुत सारे रेफ्यूजीज आसपास के स्टेट से आए हुए थे असम में. सो उनका एनपीआर हो रहा था कि वहाँ पे कौन कौन एक्चुअल इंडियन और कौन कौन नहीं है. सो एनपीआर क्या होता है? दिस हैज़ द लीगल ओरिजिन, पहली चीज़. दूसरी चीज़ है इट इज़ लिंक्ड विद द सिटीजनशिप, ठीक है, रूल्स 2003. एंड इट्स पर्पस इज टू रिट्राइव इंफॉर्मेशन. इसका क्या पर्पस है? कि डेटा को लेना अबाउट द इंडियन सिटीजन, भारत के नागरिक कौन कौन है उनका डेटा लेना. ठीक है, सेंसस में क्या होता है कि ऐसा कुछ नहीं होता. ठीक है, अगर एनपीआर की बात करूं, जो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर है, सो इसका डेटा कॉन्फिडेंशियल नहीं होता and it can be asked to show in the court of law when needed. साफ सी बात है, अगर कभी भी डेटा को निकालने की बात आएगी या फिर उसको यूज करने की बात आएगी, सो जो एनपीआर है वो कॉन्फिडेंशियल नहीं होता. ठीक है, अगर बात करूं फर्स्ट टाइम की, सो पहली बार इसको कंपाइल किया गया था 2010 में. एंड नॉन डिस्क्लोजर ऑफ द डेटा इज पनिशेबल ऑफेंस अनलाइक सेंसस. सेंसस में क्या है कि अगर आप डेटा नहीं देंगे कोई बात नहीं, लेकिन एनपीआर में आपको डेटा देना ही होगा, नहीं तो फिर इट विल कम अंडर द पनिशेबल ऑफेंस. ठीक है, नाउ नेक्स्ट टॉपिक. नेक्स्ट इज अगेन लिंक्ड विथ योर जीएस टू इंडियन पॉलिटी. देखते हैं न्यूज क्या आ रही है. न्यूज है
द नेशनल कैपिटल टेरिटरी एनसीटी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2023। अगर आप लोगों ने हमारा पिछला वीडियो देखा होगा, वहां पे मैंने ऑर्डिनेंस की बात की है कि ऑर्डिनेंस क्या होते हैं। एज पर आर्टिकल 123 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द ऑनरेबल प्रेसिडेंट हैज द पावर टू इश्यू ऑर्डिनेंस, ठीक है। एंड एज पर आर्टिकल 213 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द ऑनरेबल गवर्नर हैज द पावर टू इश्यू ऑर्डिनेंस, ठीक है। और मैंने क्या पढ़ाया था? मैंने ये पढ़ाया था कि जो पार्लियामेंट है वो ऑर्डिनेंस पास नहीं कर सकती है, ठीक है। और ऑर्डिनेंस तभी पास होगा जब लेजिस्लेटिव असेंबली या तो अपर हाउस और लोअर हाउस, जैसे कि राज्यसभा और लोकसभा सेशन में नहीं है, उस वक्त ही ऑर्डिनेंस पास हो सकता है, ठीक है। सो ये था कुछ अबाउट द ऑर्डिनेंस। नाउ कंटेंट पे आते हैं हमारे। की हाइलाइट्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2023। बात करते हैं कि इसमें क्या क्या हैं चीजें। सो इसमें पहला बात किया गया है क्रिएशन ऑफ नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी NCCSA, और इसको जो हेड किया जाएगा वो हेड किया जाएगा बाय द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली with the chief secretary and principal home secretary of Delhi being the other two members। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि NCCSA में कौन कौन से मेंबर्स हैं। सो पहला मेंबर है चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली, दूसरे हैं चीफ सेक्रेटरी ऑफ दिल्ली, थर्ड है प्रिंसिपल होम सेक्रेटरी ऑफ दिल्ली। ओके, नेक्स्ट। अब ये जो बॉडी है which is your NCCSA, so ये recommendation देगी to the lieutenant governor, LG को ये recommendation देगी regarding the transfer, posting, vigilance and other incidental matters with respect to the Delhi government। मतलब कि ये जो संस्था है, ये जो एजेंसी है, ये जो अथॉरिटी है, ये फॉर्म की जाएगी इन लोगों के द्वारा, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि ये रिकमेंडेशन देगी, रिकमेंडेशन दे रही है विच इज नॉट बाइंडिंग, जरूरी नहीं है, ठीक है। सो इट विल ओनली गिव रिकमेंडेशन टू द लेफ्टिनेंट गवर्नर रिगार्डिंग द ट्रांसफर, पोस्टिंग, विजिलेंस एंड अदर इंसिडेंटल मैटर्स विथ रिस्पेक्ट टू द दिल्ली गवर्नमेंट। ओके, नाउ अगर बात करूं ये सारे मैटर्स जो हैं, दिस विल बी डिसाइडेड बाय अ वोट। यहां पे वोटिंग होगी, ठीक है। मतलब कि द डिसीजन ऑफ द इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर कैन बी ओवर रूल्ड बाय द टू सीनियर ब्यूरोक्रेट्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये होती है पावर, ठीक है। मतलब कि क्या मतलब हुआ कि मान लेते हैं कि यहाँ पे चीफ मिनिस्टर हैं, ठीक है, यहाँ पे चीफ सेक्रेटरी हैं और यहाँ पे प्रिंसिपल होम सेक्रेटरी हैं। सो हम लोग जानते हैं कि ये जो दोनों पोस्ट हैं ये रिटायर्ड IAS ऑफिसर ही होल्ड करते हैं, मोस्टली जो होते हैं, मोस्टली रिटायर्ड IAS ऑफिसर्स इस पोजीशन को होल्ड करते हैं। नाउ दे आर टर्म्ड एज ब्यूरोक्रेट्स, ठीक है। नाउ हो सकता है कि वोटिंग के दौरान तीनों ने अपना अपना वोट अलग अलग दिया हो। सो इस केस में क्या होगा कि जो चीफ मिनिस्टर का वोट है वो ओवर रूल भी किया जा सकता है बाय द टू सीनियर ब्यूरोक्रेट्स। सो दिस इज अबाउट द ऑर्डिनेंस जो कि पास किया गया है, ठीक है। और इसका नाम है आपका द NCTDA ऑर्डिनेंस ऑफ 2023, जिसमें कि नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी का यहां पे एस्टैब्लिशमेंट किया गया। इतना क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं। While interpreting Article 239AA as per 3 subclause A, as per Article 239AA Section 3 subclause A, the court ruled that the Legislative Assembly of National Capital Territory of Delhi has jurisdiction, उसके पास powers हैं
ओवर एंट्रीज इन द लिस्ट 2 एंड लिस्ट 3। ठीक है, लिस्ट 2 लिस्ट 3 में इसके पास पावर है, किसके पास, एनसीटी ऑफ दिल्ली के पास, कि ये इसमें लॉज बना सकते हैं। लेकिन पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और लैंड, पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और लैंड, इन तीनों पे ये लॉज नहीं बना सकते बिल्कुल भी। ठीक है, और बाकी सब पे जो भी एंट्री 2 जो कि स्टेट लिस्ट है और एंट्री 3 जो कि कंकरेंट लिस्ट है, जहां पे कि यूनियन और एंड स्टेट बोथ मेक लॉज, इसमें ये लॉ बना सकते हैं। नाउ द यूनियन ऑफ इंडिया हैज एग्जीक्यूटिव पावर ओनली ओवर दीज 3 एंट्रीज, मतलब कि जो पुलिस, पब्लिक ऑर्डर और लैंड है, इस पे ही यूनियन गवर्नमेंट कैन मेक लॉज। ओके, कॉन्सिक्वेंटली एग्जीक्यूटिव पावर over services under list 2 can be exercised exclusively by the government of NCTD, मतलब कि जो सर्विसेज हैं इनका जो पावर एग्जीक्यूशन है वो गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारी न्यूज आ रही है इंडिया नेपाल से, इसको लिंक कर लीजिएगा जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन से, इंटरनेशनल रिलेशन से। सो देखा जा रहा है कि जो इंडिया और नेपाल है, न्यूज क्या आ रही है, इंडिया नेपाल में साइन पैक्ट्स ऑन एनर्जी एंड वाटर ड्यूरिंग प्रचंडाज 4-day विजिट। सो एनर्जी और वाटर पे कुछ पैक्ट्स या फिर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन किए जा सकते हैं। ये तो न्यूज आ गई। अब न्यूज का कंटेंट क्या है वो देखते हैं, जो कि यहां पे नहीं दिया हुआ। ठीक है, देखते हैं। दोनों यहां पे कंट्रीज साइन करेंगी एनर्जी डील को, पहली चीज। ठीक है, अगर बात करूं इंडिया और नेपाल की, सो इंडिया एंड नेपाल हैव अ पावर एक्सचेंज अथॉरिटी, सॉरी पावर एक्सचेंज एग्रीमेंट सिंस 1971, मतलब कि 71 से लेकर आज तक इंडिया और नेपाल के पास एक एग्रीमेंट है जिसके तहत दोनों कंट्रीज पावर शेयरिंग कर सकती हैं। ठीक है, टू मीट द पावर रिक्वायरमेंट्स ऑफ बोथ द नेशन। ओके, नाउ टेकिंग एडवांटेज ऑफ ईच अदर्स ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर बात करूं मैं सोलू कॉरिडोर की, सो द सोलू कॉरिडोर विच इज अ 90 किलोमीटर कॉरिडोर, यहां पे क्या है, 132 किलोवाट पावर ऑफ ट्रांसमिशन लाइन हैज बीन बिल्ट एट अ कॉस्ट ऑफ 200 करोड़। 200 करोड़ की कॉस्ट पे सोलू कॉरिडोर को बनाया गया है, विच इज अंडर एन इंडियन लाइन ऑफ क्रेडिट, मतलब कि इंडिया ने कुछ इसमें सपोर्ट किया है और उसकी वजह से ये जो कॉरिडोर है विच इज एन एनर्जी कॉरिडोर, इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ। नाउ द लाइन विल हेल्प ब्रिंग इलेक्ट्रिसिटी टू सेवरल रिमोट डिस्ट्रिक्ट्स इन नॉर्थ ईस्टर्न नेपाल बाय कनेक्टिंग देम टू दी कंट्रीज नेशनल ग्रिड। क्या मतलब हुआ कि जो नेपाल का मैं मैप ड्रॉ करूं, सो ये मैप है नेपाल का। ठीक है, सो ये जो नेपाल का मैप है, यहाँ पे क्या होता है कि जो ईस्टर्न पार्ट है ना, यहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट, मतलब कि यहाँ पे आपका कुछ, ठीक है, सो यहाँ पे क्या होगा कि द नेपाल विल कनेक्ट देम विद द नेशनल ग्रिड, मतलब कि जो नेशनल ग्रिड है वहाँ से ये चीज़ आपकी जोड़ी जाएगी। ठीक है, नाउ अगर बात करूँ मैं नेपाल की, सो द शारदा रिवर और महाकाली रिवर इज ऑल्सो कॉल्ड एज काली रिवर और काली गंगा इन उत्तराखंड, वेयर द रिवर डिमार्केट्स नेपाल्स वेस्टर्न बॉर्डर एंड विथ इंडिया। सो जो काली गंगा है जो कि उत्तराखंड में बोली जाती है, ओके, वो रिवर एक तरह से डिमार्केट कर रही है नेपाल का जो वेस्टर्न वाला जो बॉर्डर है विद द इंडियन बॉर्डर। सो बॉर्डर बेसिकली ये
डिटरमाइन कर रही है कौन सी रिवर, इट इज योर कालीगंगा रिवर। ओके, नाउ दिस बाउंड्री, जो बाउंड्री है, दिस बाउंड्री वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द 1816 सुगौली ट्रीटी। सो सुगौली ट्रीटी की वजह से ये जो वेस्टर्न बाउंड्री है इसको डिमार्केट किया गया था इन द ईयर 1816। ओके, और अगर बात करूं विच इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ नेपाल, क्योंकि नेपाल न्यूज में है सो इसके रिवर्स भी पढ़ने होंगे हमें। सो सनकोशी, सनकोशी इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ नेपाल। क्या बताया मैंने? सनकोशी इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ नेपाल। ठीक है, ये सब चीजें यहां पे नहीं दी हुई हैं, ये सब कहानी लिखी हुई है। ठीक है, बट सिंस नेपाल इज इन न्यूज सो ये सब चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। मैंने कितनी बार इस पर बात की हुई है, मैंने इस टॉपिक पे कितनी बार बात किया है, बहुत बार। सो आई थिंक कम से कम 4 to 5 टॉपिक्स मैंने इस पे डिस्कस किए ऑलरेडी अपने लास्ट वीडियोस में। सो देखा जा रहा है कि ये ट्रेंड बन गया है। सो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। ठीक है, सो लेट्स मेक श्योर कि हम लोग इसको पढ़ रहे हैं। सो कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म एंड कार्बन लीकेज। सो हम यहाँ पढ़ेंगे CBAM के बारे में और कार्बन लीकेज के बारे में। ठीक है, सो पहले पढ़ते हैं अबाउट कार्बन लीकेज। कार्बन लीकेज क्या होता है? सो ये रेफर करता है कोई भी चीपर, सस्ता, कोई भी चीपर या ज्यादा कार्बन इंटेंसिव गुड। ठीक है, या तो कोई भी चीपर हो या तो कोई भी कार्बन इंटेंसिव गुड हो जो कि आ रहा हो यूरोपियन यूनियन में एट अ एक्सपेंस ऑफ डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स विच हैव बीन यूजिंग एज अ रिन्यूएबल एनर्जी। मतलब कि जो यूरोपियन यूनियन है वहाँ पे ऑलरेडी रिन्यूएबल एनर्जी वहाँ पे उसका इंस्टॉलेशन हो रखा है। सो उसके कॉस्ट के ऊपर अगर कार्बन उनके यूरोपियन यूनियन में आ जाए सो उसको बोलेंगे हम लोग कार्बन लीकेज। ठीक है, नाउ मैं अगर बात करूं CBAM की, विच इज योर कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। सो यहां पे क्या होता है, यहां पे एक तरह से ये मैकेनिज्म ड्रॉ किया गया है जिसके तहत कार्बन लीकेज को रोका जाए या फिर बिल्कुल मिनिमाइज कर दिया जाए। ठीक है, अगर बात करूं इंडियन पर्सपेक्टिव की, सो इंडिया के लिए बात अच्छी नहीं है। क्यों? क्योंकि इंडियन मैन्युफैक्चरर्स हैव रेज देयर कंसर्न्स कि दैट द टैक्स विल मीन अ 2035% tariff on India's exports of steel, aluminum and cement। ठीक है, सो जो भी स्टील, एल्युमिनियम, सीमेंट है जो हम बाहरी कंट्री में एक्सपोर्ट करते हैं उन पे बहुत भारी मात्रा में टैरिफ को लेवाई किया जाएगा। उसके तहत क्या होगा, होगा ये कि जो हमारा जो एक्सपोर्ट है वो हमारा जो रेट पे होता है वो और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। ओके, सो दिस इज अबाउट द कार्बन लीकेज। ठीक है, नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मॉनसून एंड एल नीनो। इसको आप लोग लिंक कर सकते हैं GS1 से, GS1 विच इज ज्योग्राफी। ठीक है, देखते हैं कि एल नीनो क्या होता है, एल नीनो क्या होता है, मॉनसून क्या होता है, एल नीनो कहाँ कहाँ होता है, एल नीनो से क्या होता है। सो ये सब चीजें हम देखते हैं। अगर बात करूं एल नीनो की,
तो जो एल नीनो है वो एक एबनॉर्मल वार्मिंग कंडीशन है। दिस इज अ वार्मिंग कंडीशन जो कहाँ होती है, इन द सेंट्रल एंड ईस्टर्न ट्रॉपिकल पैसिफिक रीजन। मतलब कि मैं दिखाऊं आप लोगों को, सो यहां पे ये देखिए, ये हो गया आपका ऑस्ट्रेलिया, ओके, और ये हो गया साउथ अमेरिका, ओके, और यहां पे है पेरुवियन कोस्ट, यहां पे पेरुवियन कोस्ट है। सो होता क्या है कि यहां से जब जो वाटर है, ड्यू टू ट्रेड विंड्स में क्या होता है, जो नॉर्मल ईयर की बात करूं, जो आम ईयर होते हैं, नॉर्मली क्या होता है कि ट्रेड विंड्स जो यहां से हवाएं हैं उनको लेके जाता है, ठीक है, और हवा यहां पे जाके क्या होती है, गर्म होती है, फिर ये ऊपर जाती है एंड इट विल ड्रेन। ये होता है बेसिक फंडा नॉर्मल ईयर का। नाउ अगर मैं एलिनो ईयर की बात करूं, सो एलिनो में क्या होता है कि ड्यू टू ट्रेड विंड्स क्या करती हैं, यहां से जो हवा है वो पानी को इस तरफ लेके जाती हैं, ठीक है, और यहां पे जाके क्या होता है, ड्यू टू द वार्म वाटर एज इट राइजेस, ठीक है, एंड इट प्रेसिपिटेट्स। सो बारिश यहां पे होती है आपकी पेरुवियन कोस्ट पे। सो दिस इज योर एल नीनो, ठीक है। अगर मैं बात करूं इस एग्जांपल से, दिखाऊं तो इसमें क्या दिया हुआ है, देखिए, जो ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में क्या हो रहा है कि यहां से जो वेस्टर्ली विंड्स है वो बेसिकली क्या हो रहा है कि जो वार्म एयर है वो आपका उठ के जो पेरुवियन कोस्ट है ना, पेरुवियन कोस्ट है, यहां पे आपका उठ के आ रहा है, ठीक है। और हम जानते हैं कि वंस द वार्म वाटर इज अवेलेबल हियर, सो व्हाट विल हैपन, इट विल राइज एंड इट विल प्रेसिपिटेट, जो कि यहां पे ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। और ये जो वाटर है ये कैसे आता है, ड्यू टू द वेस्टर्ली विंड्स, ड्यू टू वेस्टर्ली विंड्स, ठीक है। पहली चीज, नॉर्मल ईयर में क्या होता है, नॉर्मल ईयर में होता ये है कि जो ट्रेड विंड्स हैं वो ईस्ट टू वेस्ट ट्रैवल करती हैं, और ईस्ट टू वेस्ट ट्रैवल करते वक्त क्या होता है कि जो यहाँ पे वाटर है वो उठ के ऑस्ट्रेलियन कोस्ट पे आ जाता है, और ये वाटर वार्म होता है, सो इट राइजेस एंड इट प्रेसिपिटेट्स। सो जो बारिश होती है वो ऑस्ट्रेलियन कोस्ट पे होती है, ठीक है। सो ये बेसिक फंडा है एल नीनो का और नॉर्मल ईयर्स का। देखते हैं नेक्स्ट क्या है। सो जो एल नीनो है वो एवरी 3 to 5 years आता है एंड कैन लास्ट अप टू 18 months, मतलब 3 से 5 साल में एक बार आएगा और 18 महीने तक ये इफेक्ट में रहेगा। एल नीनो की बात करूं, सो एल नीनो इज वार्मर, ये ज्यादा गर्म है देन नॉर्मल फेज ऑफ द एल नीनो सदर्न ऑस्किलेशन फिनोमेना। एंड एल नीनो की बात करूं, सो इसका जो पीक होता है वो दिसंबर जनवरी फरवरी में ज्यादा होता है, ठीक है। और एल नीनो में क्या होता है कि जो सी सरफेस टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, कहां पे, नियर द इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशियन रीजन ऑफ द नॉर्दर्न कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका, ठीक है। और उसके कारणवश क्या होता है कि जब पानी वहां पे गर्म हो जाता है, सो इट राइजेस एंड इट प्रेसिपिटेट्स, ठीक है। सो जो पेरुवियन कोस्ट है becomes at least 0.5 degrees Celsius warmer than the long term average। अगर मैं बात करूं एल नीनो इवेंट की जो कि 2015 और 16 में हुआ था, उस समय क्या हुआ था कि स्ट्रॉन्ग एल नीनो को देखा गया था, ठीक है। क्या हुआ था, स्ट्रॉन्ग एल नीनो को देखा गया था। सो वहां पे क्या था, 0.5 डिग्रीज ना होकर वहां पे 3 डिग्री सेल्सियस का वार्मथ देखा गया था, जो कि एक तरह से अभी तक बहुत हाईएस्ट है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, स्ट्रॉन्ग एल नीनो इवेंट्स
मतलब कि warm events are not always associated with drought. So होता क्या है, देखिए ये है ना, सो यहां पे क्या हो रहा है कि जो मॉइस्चर है वो उठ के ऑस्ट्रेलिया से आपका जो पेरुवियन कोस्ट है वहां पे एस्टैब्लिश हो गया। सो कहने का मतलब ये कि यहाँ पे कुछ रीजन्स में यहाँ पे ड्रॉट की स्थिति देखने को मिलती है, ठीक है। सो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि इस फिनोमेना के वजह से, एल नीनो की वजह से हर बार ये पॉसिबल नहीं है, और ये हर बार इसको हम लोग एसोसिएट नहीं कर सकते कि जो ड्रॉट का सिचुएशन है वो हमेशा एल नीनो की वजह से आता है। सो ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर बात करूं फिश की, अबाउट द मेरीन फार्मिंग, सो जो साउथ अमेरिका का जो कोस्ट है, जो कि पेरुवियन कोस्ट है, वहां पे जो फिश कैच होती हैं वो कम हो जाती हैं देन नॉर्मल एज ड्यूरिंग द एल नीनो ईयर्स। ऐसा क्यों होता है? क्या लिखा मैंने लिखा था कि जो फिश कैच होती हैं साउथ अमेरिका रीजन में वो टिपिकली कम होती हैं देन एल नीनो इफेक्ट। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहां पे जो पानी आ रहा है एंड दैट इज वार्म, ठीक है, और जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो ज्यादातर इसके नीचे कोल्ड वाटर में होते हैं, ठीक है। सो इसकी वजह से क्या होता है कि जो फिशेज हैं वो ज्यादातर यहाँ पे कम देखने को मिलती हैं, ओके। वार्म वाटर परसिस्ट एंड डीपेंड्स एंड कोल्ड upwelling nutrient rich water which is present during the normal years fails to reach the surface and the marine migrates north and south following the colder water। क्या मतलब हुआ कि जो nutrients हैं, ठीक है, उसका जो डिसोल्यूशन होता है, वो कोल्ड वाटर में ज्यादा अच्छे से होता है, ठीक है। और हम जानते हैं कि जो एल नीनो का इफेक्ट है एल नीनो का, उसमें क्या होता है कि पेरुवियन कोस्ट पे, जो ये वाला कोस्ट है, पेरुवियन कोस्ट पे वार्म वाटर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। सो इसके कारणवश जो आसपास की जो फिशेज हैं वो या तो नॉर्थ में जाती हैं या तो साउथ में जाती हैं, ठीक है। सो ये था टॉपिक अबाउट योर एल नीनो, अबाउट मॉनसून, और कैसे कैसे एल नीनो वेदर को अफेक्ट करता है, कैसे कैसे एल नीनो जो फिश मार्केट है उसको भी अफेक्ट करता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द टुडेज करंट अफेयर्स। आई होप कि आपको वीडियो आज की अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है सो प्लीज गिव अ लाइक टू दिस वीडियो, एंड हम लोग कल मिलते हैं हमारे इसी चैनल पर। तब तक के लिए कीप ऑन स्टडिंग, कीप ऑन रिवाइजिंग, एंड जय हिंद।